अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सवाल में हम लोग रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, मज़ीद बातें इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा चले, मैं वापस से एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एज अ स्टूडेंट आप जो है ना वो रोज़ क्लास के ब्रेक में जाते हो और एक जो है ना आप स्पेसिफिक कोई किसी कंपनी का चिप्स का एक पैकेट कंज्यूम करते हो। ठीक है। लेट से मंडे वाले दिन आप गए, आपने एक चिप्स का पैकेट ख़रीदा। अच्छा, एक चिप्स का पैकेट जो है ना वो 30 रुपये का, तो कॉस्ट थी 30 रुपये। ट्यूसडे वाले दिन आपने 2 चिप्स के पैकेट्स परचेज़ किए, एक की कॉस्ट 30 है तो 2 की 60 हुई। वेडनेसडे वाले दिन आपने 3 पैकेट्स परचेज़ किए, एक की कॉस्ट 30 है तो 3 की कॉस्ट 90 हुई। थर्सडे वाले दिन आपने दोबारा से 3 पैकेट्स परचेज़ किए और कॉस्ट 96 थी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने जो एग्ज़ाम्पल बनाई है उसमें मैंने ये एज्यूम किया है कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे चिप्स का एक पैकेट 30 का था। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे चिप्स का जो एक पैकेट है ना उसकी प्राइस थी 30, लेकिन थर्सडे वाले दिन चिप्स के एक पैकेट की प्राइस हो गई 32, विच मीन्स के प्राइस जो है ना वो 2 रुपये ज़्यादा हो गई, प्राइस जो है वो 2 रुपये से इंक्रीज़ हो गई। ठीक है। हमेशा क्या होता है, यूनिट्स इंक्रीज़ होते हैं तो प्राइस इंक्रीज़ होती है, यूनिट्स इंक्रीज़ होते हैं तो प्राइस इंक्रीज़ होती है। हम इसको कहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स जो है ना वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। ठीक है ना, हम इसको कहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं, दोनों एक दूसरे से पॉजिटिवली लिंक्ड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं ये दोनों। ठीक है। अच्छा, जनरली जो कॉस्ट है ना उसका इंक्रीज यूनिट्स के इंक्रीज के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि अगर यूनिट्स इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है ना, मैं ये अगर कहूँ अगर यूनिट्स इंक्रीज होते हैं, अगर यूनिट्स इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होती है। ऐसा ही है ना, आप देखो जब जब यूनिट्स इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कॉस्ट इंक्रीज होती है जबकि यूनिट्स इंक्रीज नहीं होते। अब ये जो मैंने सिनेरियो बनाया इसमें आप ये कह सकते हो कि सर आम तौर पर या कह लो कि ज़्यादातर या 90%, 80%, 95% बार ऐसा ही होता है कि कॉस्ट तब इंक्रीज़ होती है जब यूनिट्स इंक्रीज़ होता है। ऑब्वियसली आप चिप्स के एक पैकेट के बजाय 2 पैकेट्स खरीदोगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, 3 खरीदोगे तो और ज़्यादा होगी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट सिर्फ तब इंक्रीज़ होगी जब जब यूनिट्स इंक्रीज़ होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार कॉस्ट इंक्रीज हो ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन। है ना, कहने का मकसद ये है कि ऑल्दो ऐसा नज़र आता है, ऑल्दो ऐसा ही होता है जनरली कि जब जब यूनिट्स इंक्रीज होते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट इंक्रीज हो और कॉस्ट के इंक्रीज होने की वजह मे भी हो इन्फ्लेशन आ गई तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई। है ना, तो पहली बात ये क्लियर कर लो कि जब मैं बोलता हूँ कि 2 वेरिएबल्स आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ये इंक्रीज होगा तो ही ये इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे देखो मैं अगर अब इसका अगर ग्राफ बनाऊँ, जब भी हम किसी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं ना तो उसमें 2 चीज़ें ही आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूनिट्स लिख दी है, यहाँ पर कॉस्ट लिख दी।
1 यूनिट पर कॉस्ट कितनी थी? 30 रुपये थी। 2 यूनिट्स पर कॉस्ट कितनी थी? 60 थी। 3 यूनिट्स पर कॉस्ट कितनी थी? एक बार मैंने 3 यूनिट्स खरीदे थे तो 90 थी, एक बार 3 यूनिट्स खरीदे थे तो 96 थी। तो अगर मैं वो लाइन बनाऊँ तकरीबन लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो शायद इन तीनों पॉइंट से गुजरे या कहीं से गुजर जाए, बहरहाल तकरीबन रफ ये आइडिया होगा। अब जब हम अपना ग्राफ बनाते तो उसमें तो 2 चीज़ें ही आती हैं, एक जगह पर यूनिट्स, एक जगह पर कॉस्ट। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देर आर वेरियस अदर फैक्टर्स विच में ऑल्सो कॉज द कॉस्ट टू इंक्रीज। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि यूनिट्स ही हो, कोई और वजह भी हो सकती है कॉस्ट के यूनिट्स के साथ साथ चेंज ना होने की। ठीक है, अच्छा इन बातों को एनालाइज करने के लिए कि ये दोनों आपस में कितने एसोसिएटेड हैं, जो 2 वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं वो दोनों आपस में कितने ज़्यादा एसोसिएटेड हैं और क्या नेगेटिवली लिंक्ड हैं, क्या पॉजिटिवली लिंक्ड हैं, किस तरह से लिंक्ड हैं, उसके लिए हम एक चीज़ पढ़ते हैं और वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन बहुत सारे तरीक़ों से कैलकुलेट किया जाता है। उसका एक जो कॉमन फॉर्मूला है वो है R इज इक्वल्स टू n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y, n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई अंडर रूट n टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर multiplied by n times summation of y square minus summation of y whole square। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको चलो मज़ीद स्टडी करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R होता है और R ये बताते हैं कि 2 वेरिएबल्स जो है ना उनमें कैसी एसोसिएशन है, क्या एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा भी इंक्रीज़ होता है, क्या एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है। अच्छा, इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो -1 एंड +1 के बीच में होती हैं, -1 और +1 के बीच में होती हैं। ठीक है, यानी कि कभी भी इसकी वैल्यू 2 नहीं होगी, कभी भी इसकी वैल्यू 3 नहीं होगी, कभी भी इसकी वैल्यू जो है ना वो 4 नहीं होगी। अब एक मिसाल ले लेते हैं। लेट से मेरे पास एक केस है कि मेरे पास x और y 2 वैल्यूज़ हैं। x यूनिट्स हो सकते हैं, x नंबर ऑफ ईयर्स हो सकते हैं ऑफ अ कार्स वेट ऑफ अ कार्स एज, y जो है वो कॉस्ट हो सकती है, y जो है वो वैल्यू ऑफ कार हो सकती है, कोई भी एक चीज़ हो सकती है। लेट से x की मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, y की वैल्यूज़ है 100, 110, 120। इस केस में जब x 1 से इंक्रीज होता है तो y कितने से इंक्रीज होता है? 10 से। जब x वापस से 1 से इंक्रीज होता है तो y कितने से इंक्रीज होता है? 10 से। हम इस केस को क्या कहते थे? परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड डेटा। अच्छा, अगर आप परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे तो +1 आएगा। +1 ये इंडिकेट करेगा कि दोनों चीज़ें पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, एक इंक्रीज़ होती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होती है, और जो इंक्रीज़ का रेशो है वो हमेशा सेम रहता है। x 1 से इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी 10 से इंक्रीज़ हो रहा है, x दोबारा 1 से इंक्रीज़ हुआ तो y दोबारा 10 से इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पर R आएगा +1। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। लेट से आपके पास x कुछ वैल्यूज़ है, y कुछ वैल्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल x जो है ना वो एज ऑफ कार है। लेट से 4 साल पुरानी गाड़ी की वैल्यू है 1 मिलियन। 5 साल पुरानी गाड़ी की वैल्यू जो है या 3 साल पुरानी गाड़ी की जो वैल्यू है वो 1.1 मिलियन है।
2 साल पुरानी गाड़ी की वैल्यू जो है ना वो 1.2 मिलियन है। अब इसमें और पहली एग्जाम्पल में क्या कोई फ़र्क है? हाँ फ़र्क है। पहली एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, अगर x इंक्रीज हो रहा था, अगर x 0 से 1 पर जा रहा था, बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो y भी इंक्रीज हो रहा था। ये इस पॉजिटिव साइन ने बताया। और 1 ने ये बताया कि रेशियो ऑफ इंक्रीज हमेशा सेम रहता है, यानी कि अगर x 1 से इंक्रीज होता है y 10 से इंक्रीज होता है, x 1 से इंक्रीज होता है y 10 से इंक्रीज होता है। दूसरी एग्जाम्पल में अगर x 1 से कम हो रहा है तो y 1 से इंक्रीज हो रहा है। यहां पर क्या था, ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, यहां पर क्या है, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज। फिर वापस x अगर एक और से कम होगा तो y इंक्रीज होगा। यहां पर अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में आएगा। अच्छा, क्या रेशियो सेम है? हाँ, रेशियो सेम है। अगर x 1 से कम होता है y 1 लाख से कम होता है। अगर x दोबारा 1 से कम होता है y दोबारा 1 लाख से कम होता है। रेशियो सेम है तो ये आएगा -1। इस केस में r की वैल्यू आएगी -1। -1 ये डिनोट कर रहा होगा कि ये दोनों वेरिएबल्स नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। +1 ये डिनोट कर रहा होगा कि ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। ये वाला केस होगा परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ये वाला केस होगा परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। परफेक्टली नेगेटिव क्यों? रेशियो सेम है। अच्छा, एक और केस लेते हैं। लेट से आपके पास कुछ x की वैल्यूज है। लेट से x की वैल्यू है 0, 1, 2, y की वैल्यूज है 100, 109, 125। x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है? सर y भी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ही इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन पहले x 1 से इंक्रीज हुआ तो y 9 से इंक्रीज हुआ, बाद में x 1 से इंक्रीज हुआ तो y 16 से इंक्रीज हुआ। यानी कि क्या रेशियो ऑफ इंक्रीज सेम है हमेशा? नहीं। तो ये +1 नहीं आएगा, ये +1 नहीं आएगा, उससे कम आएगा। ठीक है ना? देखो, आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, आएगा पॉजिटिव। लेकिन +1 का आना जरूरी नहीं है। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड +1। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड +1 डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। ठीक है, एक और चीज देखते हैं। लेट्स से कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से x कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एज ऑफ कार, और y जो है वो वैल्यू ऑफ कार है। 4 साल पुरानी जो गाड़ी थी उसकी वैल्यू थी लेट्स से 1.5 मिलियन। 3 साल पुरानी ऐसी एक गाड़ी देखी, उसकी वैल्यू थी 1.3 मिलियन। 2 साल पुरानी ऐसी ही गाड़ी देखी, उसकी वैल्यू थी 1 मिलियन। ठीक है, x जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है y क्या हो रहा है? अच्छा सॉरी, 3 साल पुरानी गाड़ी की वैल्यू, एक मिनट, इस एग्जाम्पल को जरा रिफ्रेश करते हैं। 4 साल पुरानी गाड़ी की वैल्यू 1.5 मिलियन थी। 3 साल पुरानी गाड़ी कंपैरेटिवली नहीं है ना, मतलब जब इस्तेमाल में आई होगी उससे आज उसकी 3 साल ही उम्र है, तो उसकी वैल्यू 1.8 मिलियन थी। 2 साल पुरानी कोई गाड़ी थी, उसकी वैल्यू जो है वो 2 मिलियन थी। x डिक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा वो आएगा तो नेगेटिव। नेगेटिव तब आता है जब इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो। एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन सेम नहीं है। या एक इंक्रीज हो रहा हो, दूसरा डिक्रीज हो रहा हो, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो आएगा नेगेटिव। ठीक है ना? क्या -1 आएगा? ये कैसे देखेंगे? देखो, जब x 1 से कम हुआ तो y 3 लाख से इंक्रीज हुआ। अगली बार जब x मजीद 1 से कम हुआ तो y सिर्फ और सिर्फ 2 लाख से इंक्रीज हुआ। रेशियो सेम है? नहीं, रेशियो सेम नहीं है। तो r आएगा माइनस में, लेकिन r विल बी समवेयर बिटवीन 0 एंड -1। कितना आएगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि अगले पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट भी करते हैं।